तो हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसको हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर या ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है ना। हम लोग कल पढ़े थे ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और ये हुआ हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। यही है ना। ये हुआ हमारा डी ग्लूकोज, क्योंकि ये जो नीचे का हिस्सा है डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है ना। ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कैपिटल डी दे दिए। डी कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि डी ग्लिसरल्डिहाइड से मिलता जुलता है। फर्स्ट और नीचे से 2 कार्बन को देखोगे कैसा दिख रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा ना। राइट साइड में OH ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर कौन दिया था, फीसर, हाँ फीसर, इसलिए इसको बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन। फीसर ने ऐसा स्ट्रक्चर दिया, प्रोजेक्ट किया कि यही स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होगा और यही इसके सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, इसलिए फीसर प्रोजेक्शन इसका नाम दिया गया। कल जो हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन, वो मेन केमिकल रिएक्शन पढ़े। इसके अलावा भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसको फीसर ने स्टडी किया। सारे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के बाद वो डिसाइड किए कि यही उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कल पढ़ा था हम लोग, हाँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर कल हम लोग पढ़ लिए। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या लिखेंगे, डी। उसके बाद क्या होता है, ये डी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। डी क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन की डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस। प्लस का मतलब होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है मतलब राइट साइड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है। इसका मतलब हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब हुआ डी कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है लाइक डी ग्लिसरल्डिहाइड, और ये पॉजिटिव का मतलब हुआ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन जिसको बोलते हैं, है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये। आई बात समझ में, क्लियर। उसके आगे हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। इधर यहाँ पर एसिडिक ग्रुप दे देंगे तो ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। इधर भी एसिडिक ग्रुप दे देंगे, इधर दोनों तरफ दे देंगे तो सैकरिक एसिड हो जाएगा। याद रहे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। CHO की जगह तो COOH दे देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। और इधर COOH, फिर यहाँ भी COOH दे देंगे तो हो जाएगा सैकरिक एसिड। आसान है, तीनों का स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। अब हम इसी से जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर का ज़रूरत क्यों पड़ा ये हमको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसमें बता रहा है कि ये एल्डोहेक्सोज है, ये यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का जितना भी रिएक्शन होता है इसको सब देना चाहिए ना, देना चाहिए कि नहीं। लेकिन बहुत सारा रिएक्शन है जिसको ये नहीं देता है। बहुत सारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको जो है सिर्फ रिएजेंट से रिएक्ट होना चाहिए, है ना। सिर्फ टेस्ट इसको देना चाहिए, नहीं देता है। सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन
नहीं करता है, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद और भी रिएक्शन नहीं देगा। सिर्फ रिएजेंट का जो पिंक कलर ये वैनिश होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप है तो सिर्फ रिएजेंट का जो पिंक कलर है वो वैनिश हो जाना चाहिए, नहीं होता है। सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो बताएंगे डीएनपी टेस्ट। डीएनपी का मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। जब हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ये सब टेस्ट करोगे तुम लोग, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस सीखेंगे, उसमें ये सब करेंगे। तो ये जो है एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। डीएनपी जो होता है कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, और सिर्फ रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। तो ये दोनों तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये दोनों से रिएक्शन होना चाहिए ना। इस दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं होता है। इसके अलावा अमोनिया के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है। अमोनिया के साथ एडिशन रिएक्शन होता है, किसका? अमोनिया के साथ एडिशन प्रोडक्ट होना चाहिए एल्डिहाइड का, नहीं होता है रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी रिएक्शन नहीं होता है, NaHSO3 से भी रिएक्शन नहीं होता है। और ये चारों जो है रिएक्शन एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। ये चारों जो है, ये चारों टेस्ट जो है ये नहीं देता है, मतलब इस चारों केमिकल के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि इसमें एल्डिहाइड है, एल्डोहेक्सेज है, इसमें एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड होने के बावजूद भी ये चारों रिएक्शन नहीं देता है। मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। इसके हिसाब से जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ये चारों रिएक्शन क्यों नहीं देता है, इसका जवाब इस स्ट्रक्चर के पास नहीं है। इस स्ट्रक्चर के पास CHO ग्रुप है ना, तो चारों रिएक्शन देना चाहिए ना, हाँ। लेकिन ये चारों में से कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड नहीं है। तो लेकिन एल्डिहाइड तो है, एल्डिहाइड है, फिर भी ये चारों रिएक्शन नहीं है। और ये चारों रिएक्शन नहीं है तो हम जनरली क्या बताते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ तो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है, उसके बाद भी ये चारों रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। ये स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना कि क्यों नहीं होता है ऐसा। एल्डिहाइड होने के बावजूद भी ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है, ठीक है। इसका जवाब इस स्ट्रक्चर के पास नहीं है। तो ये चारों रिएक्शन सबसे पहला डाउट दिया कि ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन बनाए थे तो क्या बना था, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना था ना, हाँ, पेंटाएसीटेट बना था, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये जो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ होना चाहिए, नहीं होता है। इस पेंटाएसीटेट का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ होना चाहिए। पेंटाएसीटेट जब बना है, जब हर एसीटेट का रिएक्शन, ईस्टर का रिएक्शन है ना, एसीटेट का रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से। लेकिन यहाँ जो एसीटेट बन रहा है उसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। आया बात समझ में? इससे पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, इससे ही पता चलता है कि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें नहीं है। आया बात समझ में? तो आर्गुमेंट दिया गया कि नहीं एल्डिहाइड ग्रुप तो है इसमें, लेकिन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप तो है लेकिन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इसमें
नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? उसके बाद तो ये सबसे पता यही चला, पहले तो लगता है कि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड है, ये भी कंफर्म हो रहा है कुछ रिएक्शन से, ब्रोमीन वाटर से। तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, कुछ रिएक्शन देता है और कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड का ये नहीं देता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो उसी पर आर्गुमेंट दिया गया कि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इसमें नहीं रहता है। मतलब इसका मतलब है कि एल्डिहाइड ग्रुप भी चेन में इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे बात समझ में? उसके अलावा और भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि मेल्टिंग पॉइंट दो तरह का मिलता है। ठीक है, इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट दो तरह का मिलता है। एक का मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें से ग्लूकोज दो तरह का हमको मिल रहा है और दोनों ही ग्लूकोज का डी ग्लूकोज ही है, लेकिन दोनों ही डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट जो है अलग अलग है। एक का मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 146 डिग्री। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। स्पेसिफिक रोटेशन जो हो रहा है वो +100 डिग्री। प्लस का मतलब क्या हुआ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब राइट साइड में। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? 111 डिग्री। ठीक है, और कुछ समय दूसरा जो है मिल रहा है, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, लेकिन 19.2 डिग्री से ही रोटेट कर रहा है। ये 111 डिग्री से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये 19.2 से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, जब क्रिस्टल बनाओगे तब, जब इस ग्लूकोज का क्रिस्टल बनाओगे तब, ऐसे नहीं होगा ये। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तब ऐसा, यानी दो तरह का क्रिस्टल बनाता है ग्लूकोज, दो तरह का क्रिस्टल बनाता है। एक का क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है ना, उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये है। दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट, दूसरे क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों डी ग्लूकोज ही है, दोनों डी प्लस ग्लूकोज ही है, दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, लेकिन दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट है। डिफरेंट सिर्फ एंगल है, दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। 111 से यहाँ रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर 19.2 डिग्री से ही रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट इस क्रिस्टल का 146 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो है 150 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, आया समझ में? तो जो ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर बना है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोगों को ग्लूकोज का दो क्रिस्टल बना, और ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है ना, अगर इथेनॉलिक सॉल्यूशन है, मतलब इथेनॉल में अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया हुआ है ना, अगर ग्लूकोज का इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, और अगर हम क्रिस्टलाइजेशन 30 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो हमको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस है और स्पेसिफिक रोटेशन 111 डिग्री है। ठीक है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे हमको क्रिस्टलाइजेशन कराना है। 30 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइजेशन कराना है किसको? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन हम पानी में नहीं बना करके इथेनॉल में बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन हम 30 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे, तो हमको जो ग्लूकोज का क्रिस्टल मिलेगा उसका नाम होगा अल्फा डी
ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, समझ में आया, क्लियर। उसी ग्लूकोज को अगर हम पिरीडिन में सॉल्यूशन बना दें, उसी ग्लूकोज का अगर हम पिरीडिन में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम पिरीडिन में क्रिस्टलाइज करेंगे, पिरीडिन में सॉल्यूशन बना करके उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर दें, अब जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो दो तरह का हमको ग्लूकोज जब सॉलिड फॉर्म में हम जमा करते हैं तो दो तरह का क्रिस्टल मिलता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ठीक है। अब है कि किस तरह से हम किस मीडियम में किस कंडीशन में हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हैं। अगर इथेनॉलिक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और 30 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, आए बात समझ में। और अगर हम पिरीडिन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे पिरीडिन में, अगर पिरीडिन में हम बनाएंगे तो पिरीडिन में अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज रखेंगे और क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज जो और दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, एक्वस मतलब वाटर में, ठीक है ना, पानी में ही हम सॉल्यूशन, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, किसका लेंगे, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ग्लूकोज का, ठीक है। और उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे 371 केल्विन पर, कितना पर करवाएंगे, 371 केल्विन पर, तो भी हमको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो डिफरेंट कंडीशन में हम क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो हमको दो डिफरेंट तरीके का क्रिस्टल मिलता है, और कोई तीसरे तरह का क्रिस्टल नहीं मिलता है, यही दो कंडीशन है, इसी दो डिफरेंट कंडीशन में कराते हैं। एक कंडीशन में अल्फा क्रिस्टल मिलता है, दूसरे कंडीशन में बीटा, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, एक कार्बन पर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिज्म। सिर्फ एक कार्बन पर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, कार्बन नंबर 1 पर, समझ गए, आई बात समझ में। तो जैसे हम लोग अभी बताए थे, ग्लूकोज का बताए थे ना, तो ये जो पहला, अब इसका जब हम लोग साइक्लिक लेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तब ये हमको एनोमेरिक कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एनोमेरिक कार्बन का मतलब हुआ कि ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है टॉप से, ऊपर से, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो कार्बन, वही कार्बन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो उस कार्बन पर जो है H और OH का जो रेस्पेक्टिव जो है, रिलेटिव जो है अरेंजमेंट डिफरेंट है, एक में OH राइट साइड है, दूसरे में OH लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। अगर OH राइट साइड में रहेगा पहला कार्बन पर तो वो अल्फा फॉर्म होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, रोटेशन ये हो जाएगा। और वही पहला कार्बन पर अगर OH लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो बीटा ग्लूकोज बनेगा। दोनों क्रिस्टल का बात है, समझ गए ना। तो ये सारा फैक्ट्स जो है, ये जो हो रहा है ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये सब सारे चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओपन चेन पहला तो एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं दे रहा है, सिफ टेस्ट नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन नहीं हो रहा है, अमोनिया से रिएक्शन नहीं हो रहा है, आई बात समझ में, हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन से भी नहीं दे रहा है। और एक टेस्ट कोई था, DNP टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। उसके अलावा पेंटा एसिड का जो है हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ बताता है कि इसमें एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड है इसमें, क्योंकि कुछ टेस्ट तो देता है ये एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड तो है इसमें, लेकिन ये कुछ एल्डिहाइड का टेस्ट दे देता है, कुछ नहीं देता है, मतलब एल्डिहाइड है भी और नहीं भी है। तो इसी पे आर्गूमेंट दिया गया कि इसमें एल्डिहाइड तो है लेकिन फ्री एल्डिहाइड नहीं है, और फ्री एल्डिहाइड
नहीं होने का मतलब है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तभी ना फ्री एल्डिहाइड नहीं होगा। एल्डिहाइड वाला कार्बन जो है चेन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फ्री एल्डिहाइड नहीं रहेगा। तो वही बताया कि जो ओपन चेन है ना उसकी भी ज़रूरत है और साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी ज़रूरत है। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है ना। थोड़ा देर ऐसा थोड़ा देर वैसा स्ट्रक्चर रहता है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहता है, तभी ये सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन करेगा जो अभी पढ़े। जिसको ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिस चीज़ को, वो सारे चीज़ को साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा और बाकी जो बच गया इसके अलावा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा। इसलिए हमको दोनों ही स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक दूसरे में वो इंटरचेंज होता है, इसलिए रेजोनेंस नहीं है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इसलिए यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म का नाम दिया गया है एनोमेरिज्म दिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल है। रेजोनेंस में क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रेजोनेंस है ना। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ना, जो रेस्पेक्टिव अरेंजमेंट होता है ना, उसमें तो हल्का फुल्का चेंज होता है, अराउंड द कार्बन ही सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर का ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टीज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वहाँ, और साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन दिया था, R.D. हावर्थ। ओपन चेन स्ट्रक्चर कौन दिया, फिशर। ठीक है, कौन दिए थे, फिशर ने दिए थे। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वो कौन दिए थे, R.D. हावर्थ दिए थे। तो ये दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोल देता है, जैसे फिशर स्ट्रक्चर बोल देगा, फिशर प्रोजेक्शन बोल देगा, उसी सिलसिला साइक्लिक स्ट्रक्चर के बदले लिख देगा हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है ना, इसलिए नाम को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके।